पहले जो क्वेश्चन किया था ना, विरोध का भाव और संबंध का भाव, और जो आपने आंसर किया तो मेरा एक और बारीक पॉइंट की तरफ ध्यान गया था। आपने बोला कि जब हम सुखी होते हैं, सहज होते हैं, तो उतना ध्यान नहीं देते हैं। जब दुखी होते तो ऑटोमेटिकली ध्यान जाता है कि दुखी होना कोई चाहता नहीं, सुखी होना चाहता। जो चाहता है वो है तो फिर वो सहज रहता है, तो फिर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। एक बढ़िया पॉइंट था ये संबंध और विरोध में। दूसरा आपने बोला कि एक सूक्ष्म है और एक थोड़ा स्थूल है, तो मैं उसको जो कनेक्ट कर पाया, सूक्ष्म इसलिए क्योंकि वो सहअस्तित्व व्यवस्था संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा जो पठन में यूज़ किया है, आप समझ जाएंगे उसको। अनुभव मूलक से आ रहा है, और दूसरा जो आ रहा है अनुभव गामी से। तो एक शरीर मूलक है, विरोध जो है उसमें जब भी देखेंगे हमारे अंदर विरोध का भाव है तो कहीं कहीं शरीर मूलक है, थोड़ा उसमें ये भी आ जाता है। हालांकि भाव शरीर मूलक नहीं होता पूरी तरह से, लेकिन देखें तो वो बाहर से आ रहा है, बाहर पर डिपेंडेंट है कहीं कहीं, और जो सहज भाव है वो अंदर से डिपेंडेंट है। तो ये दो बात मैं यहाँ पे पकड़ पाया, तो ये ठीक है। एक लेवल तक ठीक है कि चूंकि वो जो सहज है वो संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, सहअस्तित्व के अर्थ में है, तो उससे जुड़ता है, इसलिए वो सूक्ष्मता की तरफ है। उसके अन्यथा जब है तो उसका अभाव है, उसका अभाव है तो वो सहजता है नहीं, असहजता है, इसलिए वो स्थूल है। और ये संबंध की जब बात कर रहे हैं तो भाव की जब बात कर रहे हैं तो वो चिंतन वाले जगह पे जाके जुड़ता है, तो वो इसलिए सूक्ष्म कह रहे हैं। जो विरोध है या वो है, वो विचार की जगह पे ज़्यादा है, या चयनास्वादन की जगह पे, विश्लेषण की जगह पे ज़्यादा है, इसलिए वो बाहर की तरफ है, और तो उससे स्थूल है ये, इस अर्थ में उसको स्थूल कह रहे हैं। शरीर से बहुत जोड़ने की जरूरत नहीं है उसको, मुझे लगता है कि शरीर से जोड़ने की जरूरत नहीं। मैंने शरीर से इसलिए जोड़ा भैया कि जो वो आस्वादन है या जो वो तुलन विश्लेषण है और वो जो चित्रण है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने उसको जोड़ा। शरीर से नहीं जुड़ा हुआ है। अब उसको ऐसे कहेंगे तो वो शरीर और सेल्फ का जो अस्तित्व है उसमें जो चयन आस्वादन वाला जगह है वो सबसे आउटर लेयर पे है, इतनी ही बात है जी। जुड़ा हुआ नहीं कह सकते, वो जुड़ा हुआ नहीं कह सकते, तो वो दृष्टा से बहुत दूर है वो, बस इतनी ही बात है। हाँ। चिंतन जो है भाव वाली जगह है जो थोड़ा नजदीक है, वो सूक्ष्म है इसलिए। तो ये जो चयन आस्वादन एकदम आउटर लेयर पे है ये, इसीलिए कहते हैं ना, इसी को मन कह रहे हैं ना, ये चयन आस्वादन का जो जगह यही मन है, तो कहते हैं कि मन चंचल है। वो चंचल इसीलिए है क्योंकि ये चयन आस्वादन बदलते रहता है, कभी रसगुल्ला ठीक लगता है, थोड़ी देर के बाद लगता है यार ज़्यादा हो गया मीठा, थोड़ा नमकीन खा लें, तो वो चंचलता दिखती है। वो जो ट्रिगर हो रहा है वो बाहर से ट्रिगर हो रहा है। हाँ, तो बाहर से ट्रिगर हो रहा है लेकिन हो तो अपने में रहा है, हाँ, इसलिए शरीर से हाँ, जुड़ा हुआ नहीं कह सकते। हाँ, है प्रभाव तो, शरीर के अर्थ में प्रभाव हो सकता है कुछ, शरीर के अर्थ में कुछ चल सकता है, वो पार्ट तो कल्पनाशीलता का ही है। हाँ, है कल्पनाशीलता का ही पार्ट। तो ये जगह बेसिकली जो है, विरोध जब आता है तो ज़्यादातर विचार में रहता है, चयन आस्वादन की जगह पे कुछ मैच नहीं करता तो विचार में वो विरोध के रूप में अपने में चलता है। जब भाव कह रहे हैं तो इस जगह की बात है तो थोड़ा और सूक्ष्म है वो, इस अर्थ में उसको कह रहे हैं। गजब गजब स्पष्टता है यार आपको, तो बहुत बढ़िया, मतलब फर्स्ट क्लास। आपने जो बताया ना कि ये संबंध का भाव सहज है, तो ये उधर सहअस्तित्व की तरफ है, ये दृष्टा की तरफ है, ऊपर एक नंबर की तरफ है, इसलिए ये सूक्ष्म है तुलना में। जो विरोध का भाव है वो असहज है तो वो उससे दूर है, उस दृष्टि से देखेंगे तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जवाब, मजा आ गया भैया। नहीं, भैया का प्रश्न पूरा नहीं हुआ अभी, सुनील भैया का प्रश्न तो रह गया ना। ओके ओके, सुनील भैया भी भूल गए हैं कि प्रश्न पूछा था मैं। नहीं, मैंने पूछा तो आपने कहा था मैं बताऊंगा अभी, है ना? भैया बीच में थोड़ा आ गए तो कहीं अधिमूल्यन तो नहीं करना होगा। तो ये निश्चित है कि लक्ष्य और कार्यक्रम ये दो ही है हमारे जीवन में ना। लक्ष्य को हम तय करते हैं और उसके लिए कार्यक्रम को सोचते हैं और फिर उसको करते हैं, इसके अलावा तो हम पूरी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे ना। लक्ष्य फिक्स हो गया है कि नहीं, ये पहले क्लियरिटी होना जरूरी है, उस लक्ष्य के लिए कार्यक्रम क्या होगा उसको सोचना और फिर उस कार्यक्रम को करना, काम तो इतना ही है। लेकिन जब हम कार्यक्रम को करने जाते हैं तो उस कार्यक्रम को करते समय लक्ष्य पे हमारा ध्यान कितना बना हुआ है।
वो कार्यक्रम ही तो लक्ष्य नहीं हो गया है। इस बात को एक दिन और कह रहा था मैं, उसमें आप बीच में थोड़ा उठ के चले गए थे जब ये बात हुई थी। तो लक्ष्य निश्चित है, उसके लिए कार्यक्रम है। कार्यक्रम को करते हुए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कार्यक्रम ही लक्ष्य बन गया। हमने प्रोग्राम को ही पर्पज मान लिया। इस तरह की चूक तो नहीं हो रही है, क्योंकि जनरली इस तरह की चूक होती है। हम प्रोग्राम को ही पर्पज मान लेते हैं, और अगर प्रोग्राम को ही पर्पज मान लिया तो फिर काम खत्म हो गया लक्ष्य पर्पज का। फिर वो प्रोग्राम ही पर्पज हो गया, तो अब उस पर्पज को पूरा करने के लिए हम फिर कुछ करते हैं, और उससे हमारा जो असली पर्पज था वो कहीं छूट जाता है। इसलिए प्रोग्राम पर्पज बन जाएगा तो समस्या रहेगी। इसलिए पर्पज का फिक्स होना जरूरी है कि पर्पज तो फिक्स हो पहले कि लक्ष्य है क्या, और उसके लिए कार्यक्रम क्या है। उस कार्यक्रम को करते हुए ये ध्यान में बना रहे कि ये जो हम कर रहे हैं इससे मेरे लक्ष्य को क्या सहयोग मिल रहा है, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि जैसा मैंने सोच के शुरू किया था वैसा हो नहीं रहा है और हम उस प्रोग्राम को ही पर्पज मान के और उसको करते लग रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं उसी पे। तो प्रोग्राम पर्पज नहीं है, कार्यक्रम जो है वो लक्ष्य नहीं है। पहले तो ये बात समझ में आना जरूरी है। जनरली ऐसा होता है, उदाहरण से मैं इसको कहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कोई व्यापार शुरू किया। एक व्यापार क्यों शुरू किया कि सुविधा जुटानी है। सुविधा क्यों जुटानी है? क्योंकि समृद्ध होना है। ठीक। अब ये समृद्धि लक्ष्य था, उसके लिए व्यापार कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि थोड़े दिन में ये हुआ भैया कि मुझे लगा कि अब व्यापार को चलाना है यार, नहीं चलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इसने शुरू किया और ये बैठ गया। अब वो व्यापार को चलाना लक्ष्य हो गया, वो समृद्धि कहीं किनारे चली गई, किनारे हो गई समृद्धि। अब व्यापार को करना है, उसको चलाना है, और उसके लिए सारा जो है दिन रात लगा देना और कुछ भी कर देना है। हो गया काम खराब। वो समृद्धि तो कहीं किनारे चली गई ना। तो जब एक बात मैं कह रहा था कि भाई अगर जरूरत पड़ेगी तो पर्पज को ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्राम को कभी भी बदल सकते हैं। अगर हमको लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ये मेरे पर्पज को मीट नहीं कर रहा है, तो मुझे प्रोग्राम बदलने में कोई अगर दिक्कत नहीं आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा पर्पज पे फोकस बना हुआ है। अगर मुझे प्रोग्राम बदलने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम नहीं रहा, अब वो पर्पज हो गया है मेरा, अब उसी को मैंने लक्ष्य मान लिया है। इसलिए जब लक्ष्य फिक्स हो जाता है तो कार्यक्रम मुद्दा नहीं रहता है कि जरूरत पड़ने पे हम कार्यक्रम बदल देते हैं। और वही उपाय भी है। अब कार्यक्रम को ही लक्ष्य मान लेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य को फिक्स करें, पर्पज को फिक्स करें, वो जरूरी है। मुझे लगता है कि वो ध्यान में रख के हम कार्यक्रम के बारे में सोचते हैं तो हम ज़्यादा सटीक सोच पाते हैं और ज़्यादा ठीक कर पाते हैं। अन्यथा जो है हम पर्पज को ही, प्रोग्राम को ही पर्पज मान लेते हैं और उसी को पूरा करने में लग जाते हैं। तो हमने एक, जैसे आपके उदाहरण, आप ही के केस में बात कर लेता हूँ इसको। तो आपको लगा कि भाई, अभी आपने कहा कि भाई बाबा जी ने इतना बड़ा दर्शन दिया और इतनी संभावना है इसमें और 800 करोड़ लोग सुखी हो सकते हैं, तो सब तक पहुंचना है। ये क्या है? ये प्रोग्राम है। अब ये सब तक पहुंचना है और मुझे पहुंचाना है, अब ये मेरा लक्ष्य हो गया, ये प्रोग्राम नहीं है। अरे ये पर्पज नहीं रहा। अब ये प्रोग्राम को ही हमने पर्पज मान लिया। फिर हमने तय कर लिया कि हर 2 महीने में करेंगे, और हमने कह दिया कि हर 2 महीने में करेंगे तो हर 2 महीने में करेंगे। अब ये क्या है? अब ये पर्पज नहीं, प्रोग्राम नहीं रहा, अब ये पर्पज हो गया कि हर 2 महीने में एक शिविर करना है। ये कहीं ना कहीं फंसाता है। और इसमें जो बारीक बात है, मैं एक उदाहरण से उसको कहता हूँ ध्यान दिलाने के लिए। उसमें बारीक बात है कि वो जब हम किसी प्रोग्राम को फिक्स करते हैं अपने पर्पज को ध्यान में रखते हुए, थोड़े दिन के बाद वो पर्पज भूल जाता है। वो प्रोग्राम को चलाना मेरी प्रमुखता हो जाती है, क्योंकि उस प्रोग्राम को जो है चलाने में मेरा अहंकार अब बीच में आने लगता है कि अरे मैंने कहा था यार, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये हो ही नहीं रहा है, और ये कैसे नहीं होगा, मैं देखता हूँ इसको कैसे नहीं। अब ये क्या? ये मेरा अहंकार है। और ये अहंकार कब खड़ा होता है ना,
ये अहंकार इतनी बारीक चीज़ है, बहुत तरह से मुझे ध्यान गया उस पर और लोगों ने ध्यान भी दिलाया। ये इतना बारीक है कि वो जो भी आप करेंगे ना उसी के पीछे खड़ा होता है ये। और ये इतना बारीक है, दो लाइनें जब मैंने सुनी तो मुझे इतनी हिट की दोनों बातें। एक तो मैंने ये सुना कि ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। ये ऐसे फंसाता है कि ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम अहंकार में फंसते रहते हैं। उससे और एक सटीक बात मुझे ध्यान में आई, और मैं जब वो बात मतलब उस पर ध्यान गया तो मैं उस पर बहुत आजकल पिछले 2-3 साल से उस पर बहुत काम कर रहा हूँ। इतना सूक्ष्म है ये कि मैं अहंकार नहीं करता, इस बात का भी अहंकार हो जाता है। मतलब ये इतना मुझे वो करती है ये लाइन ना, कि मैं अहंकार नहीं करता, इस बात का भी अहंकार हो जाएगा। मतलब कितने रूप में फंसते हैं ना हम इस अहंकार में, हमको पता नहीं है किस तरह से ये हमको फंसाता है, हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं इसमें जो कहता हूँ वो ये कि भाभी जी नहीं है, नहीं तो ज़्यादा ठीक से इस पे बात हो पाती, कि एक व्यक्ति अपने साथ कोई ऐसा हो जो हर समय ठोकते रहे। हम तो फंसी जाएंगे, अभी जिस जगह पे खड़े हैं वहां से तो फंसने की संभावना है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो ना ठोकते रहे हरदम, तो वो अपने को ध्यान बना रहता है कि हाँ यार कर क्या रहे हैं। अपना वाला नहीं, अपने नहीं जाता है। वो व्यक्ति जो आपको ठोक रहा है उसका अपने पे भी नहीं जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान दिला सकता है। वो आपका ध्यान दिला सकता है, आप उसका दिला सकते हैं, लेकिन उसका अपने पे जाएगा। शुरू में नहीं होता ऐसा। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि एक व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ जो भी है, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, गुरु हो, जिसको भी हम मान लें, जिनके सानिध्य में हम रहते हैं, जिनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो मुझे हर पल हर क्षण इसका ध्यान दिलाते रहे कि भाई ये हम कर क्या रहे हैं। और इस मामले में मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। बहुत शुरू का मैं बताऊं मैं कैसे चीज़ें ध्यान में आती हैं। मैं कई बार, कल भी इस बात को कह रहा था कि कई बार श्रीमती जी ऐसा कुछ कहती हैं तो मैं कहता हूं कि ये आपके समझ से थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन कहा है तो सुनना तो पड़ेगा ही। मेरा कैसे कैसे ध्यान गया है, एक घटना मैं बताता हूं। 2012 के दिसंबर की बात है। उसके पहले मैं छोटे शिविर लेता था, इवनिंग में 3 घंटे का 8 दिन ले लिया, या 1 या 2-3 दिन का शिविर ले लिया, या स्टूडेंट्स का थोड़ा बड़ा शिविर ले लिया, ऐसा लेता था। बड़ा शिविर 8 दिन का, दिन भर का नहीं लिया था उसके पहले। 2012 दिसंबर के पहले नहीं लिया था। 2012 का दिसंबर था, मुझे याद है कि कानपुर में कॉलेज है PSIT, वहाँ पे एक वर्कशॉप चल रहा था, भानु सर ले रहे थे। मैं दोपहर के में जो बीच में कुछ सेशन होते हैं उसको लेता था तब। तो वहाँ पे हम लोग थे और बातचीत हो रही थी, तो भानु सर ने मेरे से कहा कि जनवरी में एक शिविर लेने जाना है आपको बिजनौर। वहाँ पे यार एक RBIT कॉलेज है, वहाँ पे एक शिविर के लिए मुझे जाना था। तो मैंने कहा कि उसके पहले भी वहाँ शिविर होता था, तो कभी गोपाल भैया ने लिया, कभी संभव भैया ने लिया, कभी किसी ने लिया, तो मुझे क्यों जाना है, उस लोग तो हैं, ये कर ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो स्थिति बनी है उसमें कोई अवेलेबल नहीं है उस डेट पे, और तो आप ही को जाना है। तो मैंने कहा कि अभी तो मेरी तैयारी मुझे लगता है कि नहीं है कि 8 दिन का फुल डे का शिविर लूँ, और थोड़ी तैयारी कर लूँगा तो फिर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तैयारी है और आप कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप ही को जाना है, तो आप सोच लीजिए। तो मैंने 1 आध दिन समय लिया, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा, चला जाऊंगा, मैं अपनी तैयारी शुरू कर लेता हूँ उस हिसाब से। तो कर लिया शुरू। तो जब मैंने हाँ कर दिया तो शाम को जनरली जब लौटते हैं तो घर में बातचीत होती है। तो जब रूम पे गए, बातचीत होने लगी, श्रीमती जी भी थी, मैं भी था। बातचीत में उन्होंने पूछा कि आपने तो हाँ कर दिया शिविर के लिए। तो मैंने कहा कि हाँ तो कर दिया। उन्होंने कहा क्यों हाँ कर दिया? तो मैंने कहा कि भाई कोई ऑप्शन है नहीं, और भानु सर को लगता है कि मैं कर सकता हूँ, और मेरे वो गुरु हैं और मेरे से अधिक श्रेष्ठ हैं, और उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि मैं अपनी योग्यता को नहीं देख पा रहा हूँ, वो देख पा रहे होंगे,
और ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो शुरू तो करना ही है कि कल करूं कि आज करूं, तो कर ही लेता हूं, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। इतना मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है कि ये जो लोग शिविर लेते हैं उनका सम्मान बहुत होता है, इसलिए आपने हाँ कर दिया? ये प्रश्न इन्होंने पूछा। अब मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मतलब जनरली मेरा अभ्यास है कि झूठ नहीं बोलूं, और कम से कम श्रीमती जी से तो नहीं बोलता हूं। और सही मैं बोल नहीं पाया, हिम्मत नहीं हुई सही बोलने की मेरी, क्योंकि मैं लौट के जब देखा तो पीछे वो भाव नहीं था, ऐसा कह नहीं सकता था मैं। मतलब मैंने उसको उस तरह से देखा था नहीं था जिस तरह से इन्होंने पूछा, या उस तरह से प्लान नहीं किया था कि सम्मान पाने के लिए मुझे करने जाना है, लेकिन कहीं वो भाव था अपने में। मैं उसको नकार नहीं पाया कि नहीं ऐसा नहीं है, और हाँ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैं शांत ही रह गया। लेकिन ध्यान गया मेरा उससे कि भाई मैं तो अभी फंस ही रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आपने ध्यान दिला दिया, तो कम से कम अगली बार से मैं जब उसको करूंगा तो ध्यान रखूंगा। तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अब उसको, शुरू से ही। वो पहले ही बड़े शिविर से ये ध्यान चला गया कि, क्योंकि जब आप बात को रखते हैं ना तो लोग आके बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको, ये अरे बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है भैया। तो मैं हमेशा ये ध्यान को बनाए रखता हूँ कि मेरी कोई बात नहीं है इसमें, मेरी कोई बात नहीं है भाई, मैं तो किसी की बात को आप तक पहुँचा रहा हूँ, मैं माध्यम हूँ। और वो भी पहुँचाने में कुछ मुझे कठिनाई इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सप्रेसवे बना के लोगों ने दे दिया है। एक्सप्रेसवे बना दिया, आपको गाड़ी दे दी, आपको चलाना सिखा दिया है, चलाना गाड़ी सिखा दिया। अब आपको क्या करना है भाई? केवल हैंडल आप संभाल रहे हैं, गियर वेयर एक आध बार चेंज कर लिया, अभी चल रही है गाड़ी, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये आपका कुछ नहीं है, ना गाड़ी आपकी है, न स्किल आपकी है, उसको भी किसी ने सिखाया है, और न एक्सप्रेसवे आपका है, वो सब बना के किसी ने दे दिया है। हम तो उस एक्सप्रेसवे पे उस गाड़ी को चला रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि देखो यार इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान को मैं बना के रखता हूँ अपने में। और इसीलिए ये ताली बजाने के लिए भी मना करते हैं हम लोग, ये भी अहंकार बढ़ाता है, इसलिए बार बार मैं रोकता हूँ। ये ताली वाली न बजाएं, ये हमारा अहंकार बढ़ाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आप ताली बजाते, मुझे सजग होना पड़ता है कि, तो इसलिए इसको मना करते हैं। ताली बजाना भी है तो आप उसके लिए बजाइएगा जिन्होंने ये सब शुरू किया और जितना काम हुआ है। और वो ताली बजा के भी नहीं होगा, वैसा जी के दिखाएंगे हम लोग तो उस कृतज्ञता को व्यक्त कर पाएंगे, नहीं तो वो ताली बजा के और बढ़िया बता के उससे कुछ निकलता नहीं है। ये आपके जो समभाव हैं, न हर्ष न विषाद, यही तो आपकी महानता है। फिर वही मैं शुरू हो गया धन्यवाद- मामला नहीं, जो है। नहीं, आदमी के जो भी गुण धर्म होते हैं उसके लिए एक विशेषण तो अपने इस सहज सरलता से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल एक्सेप्टेंस है। आई मीन यू शुडंट कंसिडर इट एज ए रिस्पेक्ट, गुणगान, प्रेज, महान। हाँ, तो यही मेरा रिक्वेस्ट है। लेकिन ये आप में जो भाव है, तो ये ऑलमाइटी एंड गुरुवर जी की कृपा है जो आपके ऐसे अंदर भाव प्रस्फुटित हुए, और उसमें आप निरंतर सम होकर के चल रहे हैं, तो उनकी कृपा ही हम कर सकते हैं। एक मैं कह रहा था, जैसे आपने बहुत बढ़िया कहा, तो मैं अभी जैसे मैं पहले मेरी इच्छा तो थी भी हर महीने शिविर करेंगे, क्योंकि अपने को 58 की उम्र हो गई है, समय कम बचा है शरीर यात्रा का, और परधन पड़ा हुआ है, तो इससे बेहतर और क्या सदुपयोग हो सकता है। फिर मैंने देखा लोगों को जुटाना बड़ा भारी काम है ना, जिनको नज़दीक का मानते हैं उनको जुटाना भी आसान नहीं। पहले मैं मानता था, मैं ससुराल में मेरी बहुत इज्जत है, जब भी जाता था तो जिया जी को पसंद है, जिया जी को पसंद है, वो आ जाएगा, मिठाई आ जाएगी, वो आ जाएगी। मैंने जब उनको भाई शिविर में आओ, तो मुझे लग गया, मेरे कहने पे तो आए नहीं, तो मुझे लग गया मेरी इज्जत जो है खाली रसगुल्ले तक है, मिठाई तक है, इससे ज़्यादा नहीं है ससुराल में। बात तो मानते ही नहीं है। तो मैंने कहा भी, मैंने प्यार से ही कहा, मैंने कहा देखो ऐसा मुझे अपनी हैसियत समझ में आ गई कि ससुराल खाली मेरे लिए मिठाई की व्यवस्था कर सकता है, मेरी बात का वजन नहीं है। वरना एक बार आते कि जिया जी कुछ बता रहे, अच्छा कार्यक्रम ही होगा, एक बार चले थे। तो हर महीने जी फिर किए 2 महीने में करते हैं, 6 तो करें साल में, वरना 1 साल कम हो जाएगा, 6 शिविर भी नहीं हुए। फिर जैसे इस बार दिसंबर के बाद पहला शिविर है ये, क्योंकि अध्ययन
प्राथमिकता में आ गया। अब गणेश सर ने बुक्स शुरू करा दी, उसके पहले सार करा दिया, तो अभी दिसंबर के बाद शिविर ही नहीं कर पाए, छठे महीने में जाके पहला शिविर हो रहा है। तो कार्यक्रम लक्ष्य नहीं है, ये आपने बिल्कुल सही बोला, मेरा ध्यान बना हुआ कि लक्ष्य पे नज़र है, कार्यक्रम वहाँ तक पहुँचने के लिए है, लेकिन कार्यक्रम में अगर अपना कर्ता भाव आ गया, मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही फैलाऊंगा, तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया फिर, है ना। और आदमी को खुद को पता बाद में पड़ता है वो अहंकार का, बल्कि दूसरों को पहले पता पड़ता है। तो सावधानी के तौर पे आसपास वालों में पूछता भी रहता हूँ, जिससे कहीं ध्यान आकर्षण होता रहे। और इस आपने सही बोला कि नींदक नीरे राखिए जो बात है, तो वो आपको बताता रहता है भाई आप कहें कि पटरी से उतर तो नहीं रही गाड़ी आपकी, तो आप गाड़ी पटरी पर बनाए रखो। तो अपने अध्ययन को प्राथमिकता में रखने के कारण, जैसे इस साल 6 सोचा था, 6 तो नहीं होंगे, तो कोई दबाव नहीं उसका। पहले रिश्तेदारों को बुलाने का बहुत दबाव था, हम 1-1 घंटा समझाता था उनको घर बुला के या उनके घर जाके। अब मैंने देख लिया कि उनकी जब तक प्यास नहीं होगी, खुद का संस्कार नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी, तब तक वो लिहाज में एक बार आ सकते, दोबारा नहीं आएंगे। तो नहीं आ रहे हैं, तो अब मुझे परेशानी भी नहीं है। जो जीवन विद्या कर चुके हैं शिविर भीलवाड़ा में, वो भी नहीं आ रहे, तो मैं उसमें परेशान नहीं, क्योंकि ठीक है, देखो अपना फर्ज था एक बार प्रस्ताव तक उनको लेके आना। प्रबोधक का फर्ज था कि 7 दिन 8 दिन में एक ओवरव्यू दे देना, वो दे दिया उन्होंने। अब उनकी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, नौकरी व्यापार की है, घर की जो भी, उसमें वो प्राथमिकता में कितना ला पाएंगे, उतना चल पाएंगे। तो उसमें कुछ वो दबाव भी खत्म तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत कम हो गया। भैया जी, तो भाव और विचार की बात हो रही है अभी, तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि विचारों को देखने का अभ्यास है, तो विचार तो बहुत सारे हैं, है ना, हज़ारों में है, लाखों में है। तो उनको मैं देखने भी जाऊंगा और देखने में सफल भी हो पाया, तो उससे क्या उपलब्धि रहेगी, इस पे थोड़ा सा एक डाउट है। दूसरी चीज़, बेटर ये है कि मेरा जो है ज़्यादा ध्यान जो है वो भाव पे बना हुआ रहे, है ना, कि क्योंकि भाव को तो मैं पकड़ पाता हूँ, वो मैं अनुभव के स्तर पे देख सकता हूँ। और विचार को देख भी लिया मैंने कि विरोध का है या संबंध का है, तो हाँ ये बात ठीक है कि उसमें मैं उसको रोक सकता हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन मुद्दा जो है वो भाव का है। दूसरी चीज़, विचार और भाव, तो पहले विचार आएगा और उसके बाद भाव चेंज होगा, या पहले भाव के स्तर के कारण फिर विचार के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो दोनों जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इस तरीके से बना हुआ रहता है कि क्या किया जाए इस मुद्दे में। तो ये जो पूरी कल्पनाशीलता को चलने का क्रम को देखेंगे ना, तो ये निश्चित नहीं है कि ऊपर से ये चलेगा और नीचे की तरफ जाएगा। नीचे से भी चल सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, कहीं बीच से भी शुरू हो सकता है, कोई विचार रैंडम भी आ सकता है, तो कहीं से भी इनिशिएट होता है। इच्छा के अर्थ में विचार होने लगेगा, विचार के अर्थ में आशा होने लगेगा, या कोई आस्वादन की अपेक्षा में हम विचार करके कोई हमारी इच्छा बन जाएगी। ये दोनों तरफ से चलता है। तो ये पूरी कल्पनाशीलता चल रही है, इसको चलते हुए इसके पीछे कोई भाव भी बनता रहता है। तो जो भी विचार चल रहा है उसके पीछे कोई भाव है, उस भाव को पकड़ लेंगे तो विचार को आप ठीक कर सकते हैं या विचार को बदल सकते हैं। आप विचार की दिशा को ठीक करके भी भाव को ठीक कर सकते हैं कि विचार कुछ गड़बड़ चल गया तो भाव कुछ गड़बड़ हो गया, फिर आप जो है विचार को दिशा दे दें, सही दिशा में उसको ले जाएं और उससे फिर जो है धीरे धीरे भाव बदल जाएगा। तो किसी के बारे आपने सोचा कि इन्होंने मेरे साथ गड़बड़ किया है, तो आपको इंटेंशन पे डाउट हो गया, तो विरोध का भाव आ गया, गुस्सा आ गया। लेकिन जैसे ही आप ये सोचना शुरू करते हैं कि यार वो सामने वाले का इंटेंशन तो ठीक ही है, उसकी समझ के अभाव में गलती कर रहा है, तो उस पर फिर विश्वास का भाव बन जाता है। तो ये विचार से भाव, भाव से विचार, लेकिन जो भी विचार चल रहा है उसके पीछे एक भाव तो बना ही रहता है। वो भाव है, कई बार उस भाव को हम नहीं देख पाते हैं, हम विचारों में उलझ जाते हैं। उस भाव को देख पाएंगे, उस भाव को देख के उस भाव को अपने में ठीक भाव है कि नहीं, सहज भाव है कि नहीं, इसको देख पाएंगे और उसको सहज भाव
क्या हो सकता है उसको देख पाएंगे और उसको चलाने के लिए प्रयास कर पाएंगे तो सहज हो पाएंगे और सहज होकर सुखी होंगे। कुल मिला के करना तो इतना ही है। तो वो भाव को पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये वो भाव सहज है कि असहज है, इसको देख पाना और उस भाव को फिर सही कर पाना। वो भाव से ही सुख मिलता है हमको। वो भाव ही जो है वो सहज होगा तो हम सुखी होंगे, और अगर वो सहज नहीं होगा तो हम दुखी होंगे। विचारों को इसलिए देखने के लिए कह रहे हैं कि शुरू में जब आप देखने जाते हैं अपने में तो विचार दिखता है, शुरू में भाव नहीं पकड़ में आता है। तो यात्रा शुरू यहाँ से हो रही है, विचारों को देखने की यात्रा है। जो अपनी कल्पनाशीलता में चल रहा है उसको हम देखें, वो यात्रा शुरू वहाँ से हो रही। लेकिन धीरे 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 जो है वो उस भाव को पकड़ना, फिर वो भाव कहाँ से आ रहा है, उसके इनपुट्स क्या हैं उसको पकड़ना, फिर ऊपर की ओर यात्रा। तो ये क्रम है, इस क्रम में चलेगा। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न? अभी जैसे आपने बताया विचार और आशा और भाव, अभी आज सुबह ही वाली बात थी, मेरे मन में विचार आया था कि आज शायद मैं लेट जाऊं तो मेरी एक क्लास मिस हो जाएगी तो मुझे कैसा लगेगा। तो उसी दौरान मेरे मन में ये भी विचार आया कि मैं अपनी क्यों ना एक फ्रेंड और लेके जाऊं वहाँ पे, उसको भी कुछ अच्छा मिले और अच्छा सपोर्टर, अच्छी बात उसके भी तो मेरी आशा थी ये कि आए या नहीं आए वो उसके बाद की विचार, पर आशा होती ना अपन को कि उसको लेके चलें या नहीं। तो उस दौरान मेरे में अलग अलग भाव भी आ गए, है ना। तो अपने को समझने की एक इच्छा है, उसके लिए लगता है कि पूरी बात को हम सुन पाएं, पूरी बात को समझ पाएं, वो एक इच्छा है, उसके अर्थ में हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, वो दूसरे भी समझ लें, मेरा दोस्त है वो भी समझ ले, मेरे परिवार के लोग समझ लें। अब वो क्यों समझ लें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो समझ लेंगे तो सब अनुकूल हो जाएगा, इसलिए मेरे को आसानी हो जाएगी उनके साथ जीने में। अगर ऐसी अपेक्षा है तो वो आशा है। वो मेरे संबंधी हैं, वो भी सुखी हो के जी पाएँ, ऐसा अगर अपेक्षा है तो इच्छा है वो कि वो भी समझ पाएँ, वो भी सुखी हो पाएँ। तो किस आशय से हम कर रहे हैं उसको हमको अपने में पकड़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि क्या आशय है उसका, जो भी हम विचार कर रहे हैं उसके पीछे भाव क्या है, वो पकड़ में आता है। भैया, जैसे कि एक और चीज़ है कि जैसे जब आपने बोला अभी स्टार्टिंग में अभ्यास शुरू करने के लिए, तो भैया उस टाइम भाव देखना थोड़ा सा कठिन हो रहा था, लेकिन जब कल मैं घर पे था, कुछ काम कर रहा था, तो भाव देखना बहुत ज़्यादा आसान हो रहा था। तो एक ये भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये भी तो देखने में थोड़ी कठिनाई आ रही कहीं ना कहीं पे, लेकिन जब मैं कुछ काम कर रहा था उस टाइम भाव देखना बहुत ज़्यादा इजी हो रहा था, भाव आए जा रहे थे और मैं उन पे जस्ट देखे जा रहा था। ऐसा वो ध्यान जाने की बात है। जब भी आप ध्यान देंगे तो भाव दिखेगा, नहीं ध्यान जाएगा तो भाव विचार नहीं दिखेगा। तो हम कितना ध्यान दे पा रहे हैं, कब ध्यान दे पा रहे हैं, मुद्दा सिर्फ उतना ही है। ध्यान में बना रहता है तो विचार भी दिखेगा, भाव भी दिखेगा। ध्यान नहीं बनता है तो नहीं दिखता है। ये विचार पहले आता फिर भाव बाद में आता है, या दोनों साथ साथ? ऐसा जरूरी नहीं, दोनों तरफ से चलता है। और जो विचार अगर गलत है तो भाव भी गलत होगा। तो आप विचार बदल के भाव भी बदल जाता है, और भाव अगर ठीक हो जाता है तो विचार बदल ही जाता है। तो दोनों तरफ से ही वो चलता है, ऐसा मुझे लगता है। भैया, जो हम बात कर रहे हैं विचारों की, कि विचार आते हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा कि ये विचार आते कहाँ से हैं, मतलब इनका उद्गम स्थान कहाँ से है और जाते कहाँ, अंत कहाँ पे है, और ये कार्य क्या करते हैं, क्या इनका आना जरूरी है, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा पूरा एक बार। आते हैं ऐसा कह नहीं सकते, मतलब आते हैं का मतलब ऐसा ही है कि हमारा उस पर ध्यान जाता है, हम चलाते हैं उसको, कहीं और से नहीं आ रहा है, वो मेरे में ही है। वो विचार कहीं बाहर से आ रहा है ऐसा नहीं है।
कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकते हैं, इनपुट्स कुछ हो सकते हैं, जैसे संवेदना से कोई सूचना मिली, उससे कुछ विचार हमारा चल गया, ये ट्रिगर कर सकता है मुझे, लेकिन वो विचार कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, वो अपने में ही है, वो चलने लग रहा है, एक दिशा में चलते रहता है। कुछ और इनपुट आ गया तो उससे कुछ दिशा बदल जाती है। तो संवेदना के माध्यम से शरीर के साथ हम हैं, शरीर में जो संवेदना होती है उस संवेदना से मेरे तक कोई सूचना आ जाती है, उस सूचना से विचार का डायरेक्शन बदल जाता है या किसी एक डायरेक्शन में विचार चलने लगता है। तो कहीं और से नहीं आ रहा है इसलिए कहीं और जाएगा नहीं, तो मेरे में ही चल रहा है इसलिए मेरे में ही बना रहता है, वो मैं ही चला रहा हूँ इसलिए मेरे में वो बना रहता है। तो वो उसका होना क्या है, अगर ये देखें तो होना ये है कि मेरे में अगर सहज विचार चल पाएंगे तो मैं उससे सुखी हो पाऊँ, सहज नहीं होंगे तो मैं दुखी होऊंगा। तो बेसिकली मैं सुखी होना चाहता हूँ, मानव की चाहना सुख की है, तो वो सुख के अर्थ में कुछ करता है। वो जो भाव विचार करता है सुख के अर्थ में, अगर वो सहज है, वो सहज स्वीकार्य भाव है तो वो सुखी होता है, अगर सहज स्वीकार्य भाव नहीं है तो वो दुखी हो जाता है। तो समझ के साथ जब करता है तो सहज भाव करता है, समझ के अभाव में करता है तो असहज कर देता है। तो समझ के साथ सहज भाव को चला के सुखी होता है, अन्यथा समझ के अभाव में असहजता को अपने में चला के दुखी होता है। तो अपने में ही वो चल रहा है, अपना ही विचार भाव है, समझ के साथ चलेगा तो सहज होगा और सुखी होंगे, समझ के साथ नहीं होगा तो असहज होगा और हम दुखी होंगे। इतनी बात है उसमें। भैया हम कह रहे हैं कि विचार मैं चला रहा हूँ ना, मैं ही चलाता हूँ विचार को, तो फिर मैं रोक क्यों नहीं सकता हूँ? नहीं, रोक सकते हैं तो रोक लें। नहीं, रोकना पॉसिबल नहीं हो पाता ना। कोई रोकने का मतलब कि फिर आप जैसे विचार चल क्यों रहा है इसको अगर आप देखें ना, तो मैं जीना चाहता हूँ, तो विचार देखेंगे तो एक विश्लेषण की एक क्रिया हो रही है, उसी को विचार कह रहे हैं ना। वो क्रिया क्यों है? क्योंकि उसके साथ हमको जीना है, इसलिए वो क्रिया मेरे में चल रही है। क्योंकि मेरा जो इंटरेक्शन है, मेरा जो होना है वो क्रियाओं के साथ है, इसलिए वो क्रिया के रूप में चल रहा है। तो अगर क्रिया शून्यता में हम चले जाना है तो फिर वो शून्य के जगह पे पहुंचना होगा। जहां कोई क्रिया नहीं है वो जब विचार में आ जाएगा तो फिर क्रिया नहीं चलेगी। मतलब हमारा चेतना का तल उस लेवल पर होगा तब नहीं होगा, अदरवाइज तो वो अपना चलता रहेगा। नहीं तो क्रिया तो चलेगी, क्योंकि क्रिया हम कर रहे हैं, क्रिया जो भी जी विचार भाव चल रहा है वो क्रिया के रूप में ही चल रहा है और क्रिया के बारे ही चल रहा है, इसलिए वो क्रिया चलेगी। जब वो विचार मतलब उस जगह पे अपने सेल्फ के जगह पे शून्य अगर आ जाए, जो क्रिया शून्य है, तो फिर हो सकता है, वो हो सकता है मैं कहूँगा, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है उसको कहने का, जैसा सूचना है उसके आधार पे ये कह सकते हैं कि जब वो व्यापक जो शून्य है वो जब मेरे में हो जाएगा, तो चूंकि उसमें क्रिया नहीं है और उस पर अगर ध्यान बन गया तो फिर क्रिया की आवश्यकता नहीं लगती है। ऐसा तर्क रूप से वो समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, मुझे ये बात स्पष्ट हुई है। और क्योंकि अब इसका मतलब अभी जो मेरी स्थिति है उसमें तो विचार चलेगा, तो मेरे हाथ में इतना है कि वो विचार सहज हो हाँ या असहज हो, ये मेरे हाथ में है। वही, इसलिए विचार को रोकना कोई वो कार्यक्रम समझ में नहीं आता है कि उसको रोक ही लें। विचार से दिक्कत नहीं है, इसलिए उसको रोकने से सब सही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं समझ में आता है तर्क संगत ढंग से। यही समझ में आता है कि विचार में कुछ असहजता है तो उसका दुख है, तो सहज विचार चलने लगे तो सुखी हो जाएंगे, वही हम चाहते हैं। इसलिए रोकना हो, रोका जा सकता हो, जो लोग प्रयास करते हैं वो रोक भी पाते होंगे, ऐसा परंपरा में मिलता भी है, बहुत सारे उदाहरण मिल भी जाएंगे। लेकिन वो मुद्दा नहीं है। हम रोकने की कोशिश करते हैं तो ये विचार आता है कि हमको विचार को रोकना है, हमको विचार को रोकना है, नहीं वो विचार चलता रहेगा कि हम विचार रोक अभी तो रोक नहीं पाएंगे, अभी तो रोकने जाएंगे तो रोकने का विचार चलेगा, शिफ्ट करेंगे विचार को तो उसका विचार चलेगा कि ये विचार नहीं चलाना है तो यही विचार चलेगा। तो अभी तो नहीं होगा। जो भैया कह रहे हैं जिस लेवल पे, तो वो स्थिति आ सकती है जब हम अपने ध्यान को वहाँ पे ले जाए जहाँ पे क्रिया नहीं है, तो फिर हमारे में क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा विचार ऐसी जगह पे जहाँ क्रिया है,
तो फिर तो वो क्रिया चलेगी अपने जी भाई साहब, एक बात रखना चाह रहा था मैं। कई सालों से कोशिश कर रहे थे कल्पनाशीलता को देखने की, लेकिन ये शब्द एक स्मृति में था। अभी लगभग 4-5 बार हमने कल्पनाशीलता को अभ्यास जो आपने करवाया वो पहली बार हमने किया। इस दौरान मैंने कल देखा, आपको बताया, काफ़ी सारे जंप हुए, कई जगह कई शहर वो घूमी। लेकिन आज जो अभ्यास हुआ उसमें वो केवल एक ही चीज़ बनी हुई थी, और वो ये थी कि किसी भी तरीके से संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व में रहना है। और जैसे कि सुनील भाई साहब ने कहा, अधिमूल्यन हो सकता है वो, कि छोटी सी जो परिवार सभा घर के एक कमरे में चलती थी वो हमने बाहर करने की कोशिश की। काफ़ी सारे वार्ड के लोग उसमें जुड़े, लेकिन फिर वो किसी कारण बंद हो गई। तो वही कल्पनाशीलता में चलता रहा। फिर थोड़ा सा साउंड आया तो हम वापस कल्पनाशीलता से बाहर आए, फिर वहीं 2 मिनट बाद फिर वहीं जाने की कोशिश की, तो फिर वही चलने लगा कि कैसे हम वार्डवासियों तक इस बात की सूचना पहुंचाएं, कैसे उनको पता चले कि हमें परिवार सभा हर हफ्ते करनी है। तो ये चीज़ मैं देख पाया कि वो जो जंपिंग थी वो बंद हुई है। तो इसमें आपका कुछ मार्गदर्शन मिले मुझे। ठीक है, ये बढ़िया है कि जहाँ पे हम चाह रहे हैं वहाँ पे कल्पनाशीलता को लगा पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इस अभ्यास से यही इसी जगह पे पहुँचना अपने को कि कल्पनाशीलता में जो हमारे चल रहा है उसमें क्या हम चला के सुखी हो सकते हैं। फाइनली जो 7वें स्टेप तक बात कर लेंगे तो यही फाइनली बात है। उसको बहुत धीरे धीरे हम लोग अलग अलग स्टेप में कर रहे हैं। आपने उसको थोड़ा फास्ट कर लिया कि भाई उसमें एक तरह के विचार को आपने चलाया और उसके हिसाब से कार्यक्रम को बनाया। उससे कैसे सुखी हो पाएंगे उसको देख पाएँ और उसको चला के सुखी हो पाए। कार्यक्रम तो कुल मिला के इतना ही है, ठीक है। तो उसी वो चल ही रहा हर व्यक्ति में। ऐसा थोड़ी है कि हम अभ्यास कराएंगे तब आप में चलेगा, ऐसा नहीं है। हम अभ्यास करके केवल ये बताना चाह रहे हैं कि ये स्टेप्स हैं। तो जब आप जी रहे हैं तो इनमें से इन चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे, वो 7 ही स्टेप हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो 7 को आप 2 में, 3 में कर सकते हैं, 5 में कर सकते हैं, 10 में कर सकते हैं, वो सबके लिए अलग अलग होगा। हम जी रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि जब अभ्यास करेंगे तब हमारा विचार शुरू होगा। नहीं, विचार तो चल ही रहा है, हमारा जीना तो हो ही रहा है। उस जीने में जो हमारा विचार चल रहा है उसको कैसे देख पाएँ। कुछ लोगों ने प्रयास करके उसको कुछ स्टेप्स में बताने का प्रयास किया कि भाई ये हम करते हैं, इस पे अगर हमारा ध्यान बना रहेगा तो हमारा विचार सही दिशा में चल सकता है। तो वो हम बताएंगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं है, पहले से भी पता ही है। कुल मिला के होना क्या है, शुरू में ही कहा था इस बात को कि 3 चीज़ें होनी है। संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व को समझना है। संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व का भाव विचार करना है और संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व के अनुरूप जीना है। परस्परता में, व्यवहार, कार्य व्यवस्था में भागीदारी करनी। कुल मिला के 3 काम होना। उसी 3 काम को करने के लिए 7 स्टेप में उसकी बात कर रहे हैं। तो वो आपको तो आप कर ही रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। उसमें अगर कुछ चूक हो रही है तो इस अभ्यास को करके धीरे धीरे उस पर ध्यान जा सकता है और उसकी जगह क्या सही हो सकता है उसको कर सकते हैं। तो ये अच्छा है भैया जी। अच्छा, एक बार 3-4 महीने पहले तो मेरे को कुछ विचार आया और उससे पूरा परिवार को बैठा के मैंने ऐसे बोला कि ठीक है, आज से आप जैसे शाम को एक काम करेंगे, हम एक खेल भी हो जाएगा और अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, वो बोल के नहीं, लिख के। जैसे हम परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों के चारों 10-10 पॉइंट लिखेंगे, 10 अच्छाई और 10 कुछ कमियां जो कि बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ये खेल भी हो जाएगा, लेकिन बिना उसके भेदभाव के कि ये पिताजी है, ये मम्मी है, तो इसका कुछ भी नहीं, सब बराबर है। तो सब ने कॉपी पेन ले लिया, एक जगह माताजी, पिताजी या फिर भाई बहन ऐसे सब लिख के, हमने भी लिखा, इन्होंने भी हमारे बारे में लिखा। तो उससे भी हमारे को बहुत मतलब समझ में आया कि क्योंकि इनको जो दिख रहा था ये बोल ही दिया था कि कुछ कमी दबाना नहीं है किसी की भी, वो मतलब अन्याय होगा, मतलब न्याय नहीं होगा। तो वो भी अपने अपने विचार लिखे जो एक दूसरे में कमियां थी। तो ये भी एक विचारों का ही वो है ना कि इसमें भी अपने एक आप स्वयं से नहीं दिखता अपने विचार, तो दूसरों के कारण दिखता है।
वही विचार नहीं कहना चाहिए, हमारा जो आचरण है उस पर कई बार हमारा ध्यान नहीं रहता है, दूसरे लोग ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करके उसको बता सकते हैं, तो उससे सहयोग मिल सकता है अपने को। तो अगर परिवार में जिन लोगों के साथ हम जी रहे हैं, कम से कम उनका जो मेरे लिए ऑब्जर्वेशन है, जो आकलन है, वो अगर बताते हैं तो मुझे अपने में देखने में और सहयोग मिल सकता है। हो सकता है कि जिस दृष्टि से मैं नहीं देख पा रहा हूँगा उस दृष्टि से कोई देख के बता दे, तो अलग अलग दृष्टियों से मैं अपने को फिर देख पाता हूँ और उसमें जो और काम करना है उस पर ध्यान जा सकता है और फिर उसको कर सकते हैं। हाँ, यदि उस समय मतलब कोई ऐसी बात किसी ने दूसरे के बारे में लिख भी दी, शुरू में तो वो सहमत हो गया, हाँ कुछ भी लिख सकते हो आप मेरे बारे में, लेकिन जैसे उन्होंने कोई ऐसी बात लिख दी जो ताकि मन बदल गया, फिर वो बोला क्या ऐसा हूँ मैं, फिर उसको ठीक उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन उसको फिर थोड़ा बाद में समझा के मतलब उदाहरण दे के आपने उस दिन ऐसा किया तो उसका भाव तो इस प्रकार का था, आपका विरोध का भाव था या स्नेह का भाव था, तो फिर उनको सहमति होगी, हाँ बात तो सही कह रहे हो, ऐसे ही था। वही तो उसमें ये ओपननेस होना जरूरी है। अगर हम ये ओपननेस दे रहे हैं दूसरे को कि वो जो मेरे बारे सोचता है वो लिख सकता है, तो उस ओपननेस को भाषा में नहीं कहना है। केवल भाषा में हम कहें कि भाई हम ओपन है, आपको जो लगता है मेरे बारे लिख के दो, वो नहीं चलेगा। हमको उस ओपननेस के साथ स्वीकारना भी पड़ेगा उसको, हमारे जीने में वो रिफ्लेक्ट होगा तभी वो ओपन होता है आदमी, नहीं तो ओपन नहीं होता है वो। तो वो ओपननेस जीने में भी आना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम कह तो रहे हैं कि भाई हमारे बारे आप बताओ और बता दिया तो फिर जो है नाराज हो रहे हैं, वो नहीं चलेगा। वो व्यवहार में आना जरूरी है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर घर वाले, हमारे आसपास जो भी लोग जी रहे हैं हमारे साथ में, वो हमारे बारे ठीक आकलन करके हमको बता पाते हैं। वो जरूरी भी है, वो जरूरी है। इसी को हम थोड़ा बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं ना, इसे एक तो परिवार में किया, उसके बाद में कुछ 4-5 घरों से कुछ मित्र जैसे बैठ गए, तो वो अपने अपने परिवार के बारे में या फिर एक दूसरे का आकलन करके ऐसी बात कर सकते हैं। वैसे देखिए वो करने में दिक्कत नहीं है, मैं वही कहा, स्वीकारने वाले, वो स्वीकार्य हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो मुद्दा है, वो आत्मीयता कितनी है ना, मुद्दा ये है। हाँ, जो रिजल्ट आए उसको मतलब सहमत होना चाहिए। तो वो आत्मीयता के साथ, जिनके साथ वो आत्मीयता हो गई है उनके साथ करते हैं तो आसान है, नहीं तो ऐसे करने जाएंगे तो बुराई तो आपको बहुत लोग बता देंगे, फिर आप परेशान होने लगेंगे। तो जिनके साथ आत्मीयता हो गई है उनसे जरूर हम पूछ लें, वो ठीक है, और उसके आधार पे फिर क्या सही हो सकता है उसको करने का प्रयास कर लें। जी, जिनके साथ आत्मीयता है लेकिन उनका जो अभी प्रेजेंट में कार्यक्रम जो हैं वो इस अर्थ में नहीं है, तो वहाँ भी कुछ संभावना बनती है, अभी उनको जैसा है वैसा रहने दिया जाए? देखिए उस स्थिति में ये है कि अगर मेरा कार्यक्रम एक तरह का चल रहा है, जिनके साथ हम जी रहे हैं उनका कार्यक्रम एक और तरह से चल रहा है, तो ये हो सकता है कि वो उनके बारे में नहीं बताऊं, लेकिन उनसे मैं पूछ तो सकता हूं अपने बारे कि आपको क्या लगता है मेरे आचरण के बारे, क्या ठीक लगता है क्या ठीक नहीं लगता है। आपको उनके बारे जरूरत नहीं है बताने की, वो पूछें और वो स्वीकार पाएं उस तरह से, तब तो हम बताएं। पूछ नहीं रहे, स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम ना बताएं, लेकिन उनसे पूछ तो लें कम से कम कि आप मेरे बारे क्या सोचते हैं, जो मैं कर रहा हूँ उससे क्या आपको निष्कर्ष बनना है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, मेरे किस आचरण से, मेरे किस व्यवहार से ऐसा लग रहा है, ये प्रश्न तो बनता है ना। क्योंकि क्या है कि हमने सही मान लिया, अपने हिसाब से चल रहे हैं, परिवार में हमारे जो लोग हैं उनको सहमति नहीं है, और हमको लग रहा है कि यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये सहमत नहीं हो रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है ना, दूसरे को तो नहीं लग रहा है। फिर ये प्रश्न, ये नहीं आप कह सकते कि भाई इतना अच्छा काम है तब भी ये दूसरा वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये लाइन बनता नहीं है, फिर ये शिकायत नहीं बनती है। हम अवसर दे कहाँ रहे हैं सामने वाले को ना, कि भाई ठीक है मैं जो कर रहा हूँ वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है, इस पे बात किए हैं क्या, इस पे तो बात नहीं करते, इस पे तो बात होना जरूरी है ना कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा है और उसमें क्या अच्छा नहीं लग रहा है।
उस पर बैठ के बात तो हो, और आपको उसमें क्या अपेक्षा है जिसको मैं कर सकता हूं, ये बात तो हो सकती है। इस बात को जब आप ओपननेस के साथ करते हैं ना, देखिए वो मतलब मुझे एक बात बहुत अभ्यास करके समझ में आई कि जब तक आप दूसरे को स्वतंत्रता नहीं देते हैं ना, आप स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। वो गणेश जी एक कहानी सुनाते हैं कि वो एक व्यक्ति जो है, वो कोई चाइना के कहाँ के कोई फकीर हुए, उनके ऊपर वो कहानी है कि वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक व्यक्ति गाय को लेके जा रहा था और एक व्यक्ति पीछे से हाँक रहा था। वो गाय को खींच रहा है, पीछे से एक व्यक्ति हाँक रहा है, दो लोग गाय को लेके जा रहे हैं। तो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो जाते हुए उन्होंने कहा कि रुक जाओ, कुछ पाठ पढ़ना है। तो उन्होंने शिष्यों ने कहा कि हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो वो आदमी गाय को लिए जा रहे हैं। बोले कि हाँ जा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि आदमी गाय से बंधा है या गाय आदमी से बंधी है? तो शिष्यों ने कहा कि इसमें ऐसी क्या बात है, तो दिख रहा है कि आदमी जो है गाय को बांध के लेके जा रहा है, तो गाय बंधी हुई है आदमी से। उन्होंने कहा कि देखो मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई, आंख कमजोर हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको बांधे है। ये बताओ कि अगर मैं बीच से रस्सी काट दूं तो कौन किसके पीछे भागेगा? आदमी के पीछे गाय भागेगी कि गाय के पीछे आदमी भागेगा? आदमी को लगता है कि वो गाय को बांधे है, लेकिन जब आप गाय को बांधते हैं ना, आप गाय से बंध जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आती। जैसे ही आप किसी को बांधने का प्रयास करेंगे वैसे ही आप बंध जाएंगे। आप तभी स्वतंत्र हो सकते हैं जब दूसरे को स्वतंत्र करेंगे। हम दूसरे को स्वतंत्रता नहीं दें और हम सोचें कि हम स्वतंत्र हो जाएं, ये होता नहीं है, ये नहीं होता है। इसलिए परिवार में जीते हुए जो हमको ठीक लग रहा है उसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, हमको कुछ ठीक लग सकता है, परिवार में और लोगों को कुछ और ठीक लग सकता है, लेकिन मुझे जो ठीक लग रहा है ये बात उन तक कम्युनिकेट हो पाए कि क्यों मुझे ठीक लग रहा है, उनको उसमें क्या ठीक नहीं लग रहा है उस बात को मैं सुन पाऊं, उसमें क्या ठीक किया जा सकता है उस पर चर्चा हो पाए, उसमें वो मेरा क्या सहयोग कर सकते हैं इस पर बात हो जाए, मैं उनके कार्यक्रम में उनका क्या सहयोग कर सकता हूं इस पर बात हो जाए, और एक दूसरे को फिर हम स्वतंत्र छोड़ें। अभी हम अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि हम मालिक हैं घर के। आप अगर मालिक बनने का प्रयास किए तो फंस गए। गाय वाली कहानी हो जाएगी कि मुखिया परिवार से बंधा है या परिवार मुखिया से बंधा है। बहुत मुश्किल है ये बात को समझ पाना ना, ये बहुत मुश्किल है। हम दूसरे को स्वतंत्र छोड़ते नहीं है और हम चाहते हैं कि वो हमको स्वतंत्र छोड़े। एक तो समस्या ये है। दूसरा जो करता है उसके काम में हम सहयोग करेंगे नहीं, और हमको ये अपेक्षा होगी कि मेरे काम में वो सहयोग करे, मैं जो कर रहा हूं उसमें वो सहयोग करे। भाई ये अपेक्षा ही ठीक नहीं है ना, ये अपेक्षा किसी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि भैया हम कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसा कमा के दे रहे हैं। ये कौन सा काम है भाई? ये पैसा कमा के दे रहे हैं, कौन सा काम है? परिवार में व्यवस्था बन रही है, वो व्यवस्था को बनाने में मेरा कोई सहयोग होगा कि नहीं होगा? नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि वे कमा तो रहे हैं पैसा, अब क्या करें, जान दे दें। तो ये बात को हमको समझना पड़ेगा कि हम दूसरे का सहयोग कर नहीं रहे हैं और उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो मेरा सहयोग करे। हम दूसरे को स्वतंत्र छोड़ नहीं रहे हैं, हमको लगता है कि वो मुझे स्वतंत्र करे। ये नहीं होता है। जब हम दूसरे को बात जैसे ही दूसरे को बांधने जाएंगे ना, आप खुद बंध जाते हैं, खुद ही बंध जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि स्वतंत्रता देने की जरूरत है। मैं जो कर रहा हूं उसमें दूसरे को क्या ठीक नहीं लग रहा है उस पे बात हो, उसमें मैं क्या ठीक कर सकता हूं इस पे बात हो, उनकी क्या अपेक्षा जो मेरे से है जो मैं नहीं पूरा कर रहा हूं उस पे बात हो। एनीवे भी मुझे लगता है कि कभी भी शिकायत, जैसे पति पत्नी संबंध में देखें या परिवार में जो भी वो क्लोज रिलेशन है,
माँ बेटे, बाप बेटे, या जो भी संबंध है, भाई बहन, आप जो कर रहे हैं उसकी शिकायत कभी होती नहीं है किसी को। जो आप कर रहे हैं उसकी शिकायत नहीं होती है। जो उनको आपसे अपेक्षा उसको नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो आप कर रहे हैं उसके बारे में वो खराब बताते हैं। आप जो कर रहे हैं उससे नहीं शिकायत है उनको, लेकिन आपसे जो अपेक्षा उनको है उसके शर्त पे उसको करते हैं, तो ये किसी को स्वीकार्य नहीं होता है। तो अब मेरे से क्या, वही जब संवाद नहीं होगा तो सही अपेक्षा तक पहुंचेंगे नहीं ना। ये हो सकता है कि सामने वाला गलत अपेक्षा कर रहा हो, लेकिन अगर हम उसे संवाद नहीं करेंगे तो उसको भी ये कैसे पता चलेगा कि उसकी अपेक्षा ठीक नहीं है। इसके लिए तो संवाद जरूरी है ना। हम संवाद करते नहीं, हम पूछ नहीं पाते हैं उससे कि भाई बताइए समस्या क्या है, मतलब क्यों आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, या क्यों आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए। क्यों लगता है वो पूछे तो पहले हम उससे ना, सामने वाले से। आप वो ऐसा नहीं होता है भाई। माइक ले लें आप, माइक ले लें भैया। नहीं भैया ये कह रहे हैं कि वो ऐसी ऐसी अपेक्षा सामने वाला बता देगा कि आप उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा करने की बात नहीं है, लेकिन अपेक्षा को सुने, ये पूरा करना है कि नहीं। दूसरे की बात को सुनने की अपेक्षा तो कम से कम हम पूरा करें। उस बात में जितनी वो अपेक्षा करेगा वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे वो सेकेंडरी बात है, लेकिन हम उसको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। सुन तो ले एक बार ठीक से। जब हम सुन लेते हैं ना, आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाती है। आधी समस्या ऐसे ही भी खत्म हो जाती है। सुन ले एक बार, फिर उस पर बात हो जाए। भाई आपका ये जो मत है और जो मेरा मत है ये अलग अलग है। देखिए मुद्दा मतभेद में नहीं है। समस्या तब हो जाती है जब वो मतभेद मनभेद बन जाता है। मतभेद तो हो ही सकता है ना, मेरा मत कुछ और हो सकता है, आपका मत कुछ और हो सकता है, और खूब उस पर बात हो सकती है, खूब ठीक से बात हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मतभेद मनभेद में बदल जाएगा तो बड़ी दिक्कत है। समस्या वहां से शुरू होती है। वो जब तक मतभेद है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वो जब मनभेद में बदल जाता है तो दिक्कत होती है। तो वो मतभेद तक ठीक है, मतभेद तो रहेगा ही, लेकिन वो मनभेद हो जाता है, वो बारीक लाइन है। वो लाइन बहुत बारीक है कि कब तक वो मतभेद है और कब मनभेद बन गया ना, वो लाइन हम कब क्रॉस करते हैं ये हमको पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं उस दिन जो कह रहा था उस बात को फिर पूरा कर देता हूं। मैंने पूरा नहीं किया था उस दिन कि हमारे परिवार में जो भी लोग जी रहे हैं, जिनके साथ भी जी रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, ये हर व्यक्ति का अपना अभ्यास है। अब वो व्यक्ति गलती कर रहा है तो हम क्या करेंगे। एक बड़ी चूक ये होती है कि भाई संबंध समझ गए तो नहीं डांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते। भाई आप मिनिमम अनुशासन तय करेंगे कि नहीं परिवार में। उस अनुशासन को जब नहीं पूरा किया जाएगा तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। ये डांटना नहीं है, लेकिन पूछना तो बनता है ना, और पूछते समय हमारा भाव ठीक रहेगा। बस ध्यान इतना रखना है कि हमारा भाव ठीक बना रहे, और उस भाव को ठीक करते हुए अगर हमको भाषा थोड़ी कड़ी करना है तो कड़ी भी करेंगे। क्योंकि मेरी अपनी अभी इतनी योग्यता नहीं हो गई है कि हम बहुत आराम से भी बात करें और सामने वाले का ध्यान चला जाए। अगर उतनी योग्यता हो जाती है ना, तो मैं इस बात को ऐसे कहता हूं कि अगर आपका व्यक्तित्व इस लेवल पे आ गया है कि आपके एक लाइन से अंगुलीमाल जैसा आदमी भी रुक सकता है ना, तब तो फिर एक लाइन बोल के काम खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा व्यक्तित्व अगर उस जगह पे नहीं है कि मेरी एक लाइन से अंगुलीमाल रुक जाए, तब तो चिल्ला के रोकना पड़ेगा ना उसको। रोकना तो हम ही को पड़ेगा ना। हमारा बच्चा आग में हाथ डाल रहा, क्या करेंगे आप कहेंगे नहीं चिल्ला नहीं सकते। नजदीक है तब तो हाथ पकड़ेंगे, नजदीक नहीं है तो क्या करेंगे। आप कहेंगे नहीं संबंध में चिल्लाना कैसे होगा भाई, चिल्लाना ठीक नहीं है। भाई मुद्दा तो ये है कि उसका हाथ ना जल जाए, हमारा भाव ठीक रहे। अब वो बच्चे आग में हाथ डाल रहा है और आप हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, तो दूसरा देखेगा तो उसको लगेगा कि खींचातानी चल रही है। खींचातानी नहीं है, ये संबंध का भाव है। उस संबंध के भाव का हम निर्वाह कर रहे हैं, और अभी निर्वाह करते समय कार्यक्रम उतना ही बन पाएगा जितनी दोनों की योग्यता में कुछ कॉमन मिलेगा। ये जो योग्यता का आकलन करने के आधार पे कार्यक्रम बनाने की बात है ना, जब कुछ कॉमन मैच करेगा तभी तो कार्यक्रम बनेगा। कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो कार्यक्रम किस आधार पे बनाएंगे, किस आधार पे बनाएंगे कार्यक्रम।
तो बच्चे को डांटते हुए मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर आपको बच्चे को डांटना है, कई बार अगर ज़रूरत पड़े तो मारना है, तो मैं उसको बहुत मना नहीं करता किसी को, क्योंकि अभी लोगों का अभ्यास है, वो समझ वाला काम हुआ नहीं, भय प्रलोभन से ही नियंत्रित करते हैं। तो मैं कहता हूँ बस एक बात का ध्यान रखें कि जब आप गुस्सा हो जाएं तो नहीं डांटे मारे। जब भी गुस्सा आ जाए आपको तब आप डांटें और मारे नहीं। गुस्सा नहीं है, फिर आपको लगता है कि डांटना है तो डांट लें। मारने वाले को फिर भी मैं बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन डांटने वाले तक तो मुझे लगता है कि बिना गुस्सा हुए आप अगर डांट सकते हैं किसी को तो डांटें। लेकिन जब भी गुस्सा आ जाए अब नहीं डांटिए, अब रोक लीजिए अपने आप को। गुस्सा आने के बाद नहीं, जब तक गुस्सा नहीं है तब तक आप डांट लें। भाव को ठीक रखते हुए दूसरे को ध्यान दिलाने के लिए अगर हमको ऊंची आवाज में बात करनी पड़ सकती है तो हम करें। मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, भाव ठीक बना रहे। भाव नहीं ठीक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी और मुझे बहुत अपील की, और वो बहुत दो घटनाएं मुझे बहुत ध्यान दिलाई इसके इस संदर्भ में। एक तो राम जी भाई से बात करते हुए एक ऐसा संदर्भ उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के समय का उन्होंने घटना बताया कि इमरजेंसी के समय, चूंकि ये गांधीवादी विचारक थे और उस तरह से सर्वोदयी थे और सामाजिक कार्यक्रम करते थे, गांधी जी और विनोद जी के उस पर पूरी अपनी शरीर यात्रा को ही लगभग उन्होंने निकाला, सर्वोदयी थे। तो उनके एक मित्र जो है उनको एक मीटिंग में ले गए इमरजेंसी के समय, और उस मीटिंग में प्लानिंग क्या हो रही थी कि उस समय के सत्ता के किसी बड़े लीडर को निपटाने के बारे कुछ प्लानिंग चल रही है। बात चल रही होगी, इनको भी उनके मित्र कहे कि एक मीटिंग है उसमें चलना है, चले गए। तो ये गए तो वहां पे तो जब बात सुने तो तुरंत बाहर निकल के आए। तो वो पीछे पीछे आया उनके मित्र की, क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ 20 साल से हो, उसके बावजूद भी मैं नहीं जान पाया तुम्हारे बारे कि तुम हिंसक हो। ये मेरी बहुत बड़ी चूक है। ये बात जब राम जी भाई मेरे से कह रहे थे तो मैंने कहा कि मतलब मेरा जो ध्यान गया, मैंने उनसे कहा कि बाबा मेरा ध्यान थोड़ी और सूक्ष्म चीज पे जा रहा है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वहां कुछ हिंसा हो नहीं रही है, अभी कुछ तैयारी चल रही है, कुछ विरोध करने का, कुछ प्रदर्शन का विरोध या कुछ जो भी करेंगे सत्ता के खिलाफ। तो इसमें हिंसा की बात आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तो वैचारिक रूप में हिंसा ही तो कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये बात तो आपने जो कही वो ठीक है, लेकिन मैं जब अपने को देखने जाता हूँ, उस समय अपने को जब वापस लौट के मैं देखा कि कोई एक व्यक्ति है, मैं उसको ऐसे अपने में देखा कि ये कोई व्यक्ति है, कोई फला व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर दे, उससे झगड़ा कर ले, मार दे, डांट दे या उसके साथ कुछ गलत काम कर दे, और उस व्यक्ति के साथ फिर कुछ गलत हो जाए, जिसने गलत किया था उसके साथ गलत हो जाए, तो मुझे कैसा लगेगा? तो मुझे लगा कि मुझे तो ठीक लगता है कि इसने गलत किया और इसके साथ गलत हो गया, मुझे तो ये बात ठीक लगती है। तो क्या ये हिंसा है? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है आपके बात से कि ये भी हिंसा है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल है, ये भी हिंसा है। तो मुझे ध्यान गया कि ये विचार के लेवल पे भी हम हिंसा कर ही रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब गुस्सा आ जाए तो नहीं मारिए, डांटिए। जब तक गुस्सा नहीं है, संबंध का भाव बना हुआ है, स्नेह बना हुआ है, फिर डांटना हो तो डांट लीजिए। जब वो विचार में हिंसा आ गई ना, अब बाहर जो आप करेंगे वो ठीक नहीं होगा। एक दूसरी कहानी से इस बात को और मुझे पुष्टि मिली। वो कहानी किसके बारे, वो नाम मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। कोई राजा थे या ऐसे कुछ व्यक्ति थे, जो लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। वो कहानी कहती है कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और तलवारें खींच गई हैं और तलवारबाजी शुरू हो गई दो लोगों के बीच में। कुछ मतभेद है, उस मतभेद को लेके जो है वो लड़ाई चल रही है।
उस लड़ाई को करते हुए एक पॉइंट पे एक व्यक्ति दूसरे को पटक देता है, उसकी जिसको पटका उसके हाथ से तलवार पहले छिटक गई, फिर उसको पटक दिया और तलवार को खींच लिया उसको मारने के लिए। 2 सेकंड और की तलवार जो है उसके सीने में पार हो जाती है। उस बीच क्या हुआ कि जो व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है, जो दबा हुआ है, जो अब मरने ही वाला है, उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने थूक दिया इसके मुंह पे। जैसे ही उसने इसके मुंह पे थूका, इसने तलवार छोड़ दी और वहां से उठ के अलग हो गया। लोगों ने पूछा कि भाई क्या किया ये आपने? तो उन्होंने कहा कि अब मैं अगर नहीं मारूंगा इसको, अगर अब मैं मारा तो ये हिंसा हो जाएगी। ये कहानी जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि कितना बारीकी से लोगों ने सोचा है भाई, कि अभी तक मतभेद था और उस मतभेद में हम अपने मत को, सही है मेरा मत, इसलिए मैं किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार था और मारना होता तो मार भी देता, लेकिन इसने जब मेरे ऊपर थूक दिया तो मेरा भाव खराब हो गया। अब ये मनभेद हो गया, अब मेरा मारना हिंसा हो जाएगा, ये हिंसा मैं नहीं कर सकता। देखिए कितना बारीकी से लोगों ने सोचा है ना। अभी हम लोग ध्यान नहीं देते। तो गुस्सा अगर आप हो गए तो नहीं डांटिए मारिए, नहीं ध्यान दिलाइए, छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए थोड़ा। अगर आप गुस्सा नहीं हुए हैं, भाव ठीक है और सामने वाला गलत करने जा रहा है, उसको रोकना है, तो डांटेंगे भी, चीखेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, रोकेंगे, हाथ पकड़ लेंगे। फिर तो कुछ करना बनता है ना, थोड़ी आग में जाने देंगे बच्चे को। फिर तो हम किसी भी तरह से रोकेंगे ना उसको, लेकिन भाव को ठीक रखते हुए, संबंध के भाव को रखते हुए। तो उस संबंध के भाव के साथ हम सामने वाले से पूछ तो सकते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, आपको बताइए मुझे, और मैं उसमें क्या ठीक कर सकता हूँ, और मैं क्या आपका सहयोग कर सकता हूँ, आपसे किस तरह के सहयोग की मुझे अपेक्षा है। ये संवाद तो हो ही सकता है। ये संवाद अगर नहीं होगा ना तो फिर निष्कर्ष नहीं बनेगा कुछ। फिर हम अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, वो अपने रास्ते पे चलता रहेगा, वो मतभेद जो है मनभेद में बदल जाएगा और संबंध खराब हो जाएगा। मतभेद तो रहेगा, मतभेद में दिक्कत नहीं है। मतभेद हमेशा, कभी भी दो लोगों का विचार एक जैसा हो जाए बड़ा मुश्किल बात है। ये एक ही मत हो जाए ये बड़ा मुश्किल बात है। तो मतभेद जरूरत है तो बने रहने दीजिए, लेकिन उस मतभेद को मतभेद तक ही रहने दीजिए, मनभेद ना बनाए उसको। वो मनभेद बना लेंगे तो बड़ी दिक्कत है, वो मुझे कहीं भी ठीक नहीं लगता है। वो भाव को ठीक रखें। बाकी अगर हमारा आपसे विरोध है तो है, हम करेंगे, हमारा भाव ठीक है, लेकिन जब तक विरोध कर रहे हैं, विचार का विरोध कर रहे हैं, आपका विरोध ना शुरू हो जाए। बदल जाता है अगर हम सजग ना रहें तो। अगर सजग रहेंगे तो नहीं बदलेगा। तो आपका विरोध नहीं है, आपके विचार का विरोध है, आपके कार्यक्रम का विरोध हो सकता है, आपका विरोध नहीं हो सकता है। जब वो आपका विरोध हो गया तो दिक्कत है। तो विरोध कार्यक्रम का हो सकता है, मतभेद तक चलेगा काम, मतभेद में दिक्कत नहीं है, मनभेद में दिक्कत है कि हमारा भाव ही खराब हो गया। हम आप ही को खराब बताने लगे, आपके कार्यक्रम को या आपके विचार को, आपके मत को खराब बताते बताते हम आप ही को खराब बताने लगे। ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ये इंटेंशन पे डाउट है, ये नहीं चले और ये ठीक नहीं लगता है। मनभेद का मतलब संबंध खराब, मनभेद का मतलब भाव खराब हो गया। भाव खराब तो संबंध खराब। तो इस पे विचार करिए, लौट के आके फिर आगे भावों पे बात करिए। ठीक है, रोक लेते हैं यहाँ पे।